जय हिंद दोस्तों। मैं ध्रुव कुमार आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए जो टॉप 400 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स क्वेश्चन है जो पीटी 365 से तैयार किया गया है उसका ये पार्ट 6 है। इसमें 1 ईयर का करंट कंप्लीट करंट अफेयर्स हमने क्वेश्चन के फॉर्म में कवर किया है इसको। और ये क्वेश्चंस आपके लास्ट टाइम में जो बचे हुए हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप इनको यदि आपने ऑलरेडी नहीं अभी तक फिजिक्स जो आपका 65 है 365 उसको यदि अभी कवर नहीं किया ऑल सब्जेक्ट्स का तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो 400 क्वेश्चंस है इन 400 क्वेश्चन के थ्रू सारे पीटी 365 पॉलिटी आपका साइंस टेक आपका स्कीम्स हो गया इकोनॉमी हो गया ज्योग्राफी हो गया कल्चर हो गया सारे पीटी 365 को इन सिर्फ 400 क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर सकते हो। इसमें क्या है कि क्वेश्चंस के अलावा इसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो भी इसमें कम्प्लीटली दिया हुआ है और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से दिया हुआ है तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कर सकते हो कि लास्ट टाइम में ये जो क्वेश्चंस है इनको आप एक दो बार भी रिवीजन कर लोगे तो आपके जो 15 से 20 करंट अफेयर्स क्वेश्चन प्रीलिम्स में यहाँ से डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे। इसका पीडीएफ यदि चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका जो बॉक्स है उसमें लिंक इसका दिया हुआ है। और 400 क्वेश्चंस जो है सिंगल पीडीएफ में ही अवेलेबल है और हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो आप इसको ले करके आपको बार बार जितने भी समय बचा हुआ है उसमें आप मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो और क्विक रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो आप उसको ले सकते हो। क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पर तो इस ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में 150 क्वेश्चंस कवर कर लिया है। यहाँ 151 से इसमें शुरू कर रहे हैं। ये यूपीएससी के जो न्यू पैटर्न है उस पर कम्प्लीटली क्वेश्चंस को बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो कि घोस्ट पार्टिकल के बारे में बात कर रहे थे तो यहाँ पे पूछा कि करेक्ट 3 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। यहाँ 3 स्टेटमेंट्स में से करेक्ट कितने हैं, हाउ मेनी, कौन कौन से नहीं है कितने हैं। तो सिर्फ एक है या दो दो है या तीन है या फिर इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। घोस्ट पार्टिकल के रूप में बात करें यहाँ पे तो क्या है कि इट इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, इट इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल विद इलेक्ट्रिक चार्ज एंड नेग्लिजिबल मास। मतलब ऐसा विद्युत आवेश है जिसका क्या है उप परमाणुक कण है। जो ये बेसिकली हिंदी ट्रांसलेट इसलिए किया गया कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को इसको इजिली कर सकें क्योंकि उनका विद्युत आवेश होता है और नगण्य द्रव्यमान होता है। मतलब नेग्लिजिबल मास और इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इस पर। ठीक है, सेकंड यहाँ पे स्टेटमेंट आपका है कि न्यूट्रिनो रेफर्ड एज अ गोस्ट पार्टिकल। न्यूट्रिनो को गोस्ट पार्टिकल रूप में रिफर किया जाता है बिकॉज क्यों, क्योंकि 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनो जो है कि यहाँ पे कि 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनो जो है पास थ्रू द ह्यूमन बॉडी एवरी मिनट विदाउट अस नोटिस। बिना हमें नोटिस दिए हुए एवरी मिनट वो क्या करते हैं 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनो पास करते हैं हमारे बॉडी से। सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे कि लो एनर्जी न्यूट्रिनो which are released from a cosmic sources at the Milky Way edge are known as astrophysical neutrino। तो कम ऊर्जा और न्यूट्रिनो वाले जो न्यूट्रिनो होते हैं आकाश गंगा के किनारे पर ब्रह्मांडीय स्रोतों से निकलते हैं उन्हें खगोल भौतिकी न्यूट्रिनो के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पूछता है कि तीनों में से कितने, हाउ मेनी आपके जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है, सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये तो सब एटॉमिक पार्टिकल है लेकिन विद इलेक्ट्रिक चार्ज कर रहा है तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक इस पे जो आपका गोस्ट पार्टिकल होता है वो उस पे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता तो नो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि आप जो यहाँ पे देख रहे हो कि 100 ट्रिलियन न्यूट्रॉन पास करते हैं ह्यूमन बॉडी एवरी मिनट। तो यहाँ एवरी मिनट नहीं एवरी सेकेंड ही पास करते हैं तो सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इससे सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पर तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं न्यूट्रिनो पार्टिकल होते हैं ये क्या होते हैं स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है लो एनर्जी, जबकि लो एनर्जी नहीं होते हैं हाई एनर्जी होता है। हाई एनर्जी न्यूट्रिनो होते हैं। ठीक है, हाई एनर्जी न्यूट्रिनो जो रिलीज होते हैं फ्रॉम अ कॉस्मिक मिल्की वे उनको क्या था स्ट्रोपिस्टिकल न्यूट्रिनोस वाले। तो ये जो 3 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है यहाँ पे पूछ रहा है कितने सही है। तो सही तो कोई भी नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आ गया यहाँ पे आपके नन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा आपका पीडी 365 में कम्प्लीटली दिया हुआ है। ठीक, तो उसका हिंदी इंग्लिश हमने दोनों उसमें रखा है।
जो स्टेटमेंट्स की बात करें यहाँ पे न्यूट्रिनो और गोस्ट पार्टिकल के बारे में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था जो हमने क्वेश्चंस में फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से रखा था कि इट इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल विथ अ नो इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पे देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें नहीं होता है और इनका नेग्लिजिबल मास होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर। सेकेंड स्टेटमेंट था आपका देख रहे हो कि जो न्यूट्रिनो के बारे में एनर्जी की बात किया जाए तो वहाँ स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था, लो एनर्जी, जबकि हाई एनर्जी न्यूट्रिनो होते हैं जो रिलेशन होते हैं कॉस्मिक सोर्सेस साथ मिलते हुए एज के साथ, तो उनको नाम क्या जाता है, टेस्ट ऑफ न्यूट्रिनो कहा जाता है। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि गोस्ट पार्टिकल के रूप में रेफर किया जाता है, क्यों? क्योंकि 100 ट्रिलियन जो न्यूट्रिनो होते हैं पास थ्रू द ह्यूमन बॉडी एवरी सेकेंड विदाउट अस नोटिस। तो यहाँ पे सेकेंड मिनट वहां पे स्टेटमेंट में था, जबकि आंसर करेक्ट क्या है, सेकेंड में। पॉसिबल सोर्सेज की बात करें यहाँ पे तो जैसे सुपरनोवा हो गया, ऑब्जेक्ट्स लाइक एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई और ब्लैक होल्स हो गए। फिर सन न्यूक्लियर रिएक्शन जो पार्टिकल डीके और बेटा डीके पार्टिकल एक्सीलरेटर एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट आल्सो रिलीज न्यूट्रिनो। तो ये आपके काफी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। सेकंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। 152वां क्वेश्चन है ये आपका रिलेटेड एंटी मैटर से रिलेटेड, एंटी मैटर से रिलेटेड। एंटी मैटर के बारे में यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, यहाँ पे पूछ रहा है कि दोनों में से मतलब कौन कौन से करेक्ट है। तो फर्स्ट है कि एंटी मैटर पार्टिकल शेयर द सेम masses एट देयर मैटर काउंटर पार्ट बट क्वालिटी सच एज इलेक्ट्रिक चार्ज आर अपोजिट। एंटी मैटर कण जो होते हैं अपने पदार्थ के समकक्ष के समान द्रव्यमान साझा करते हैं, लेकिन विद्युतीय आवेश जो होता है उनके जो गुण होता है उसके विपरीत होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पर कि antimatter particle corresponding to electron, protons and neutrons are called positron, antiproton and antineutron। तो तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंधित एंटीमैटर कण को पॉजिट्रॉन, एंटीप्रोटॉन और एंटीन्यूट्रॉन कहा जाता है। तो दो स्टेटमेंट से एंटीमैटर से रिलेटेड लिखा हुआ है, यहाँ पर बताना है कि सही कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है गलत है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है। सेकेंड भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी, वो फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है। बाकी आप डिटेल यहाँ पे देख रहे हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट था कि एंटीमैटर पार्टिकल्स शेयर द सेम masses as their counterpart but quality such as electric charges are opposite। ठीक है। एग्जांपल के लिए फॉर पॉजिटिव और पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल्स टू द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही काफी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो आप यहाँ से हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो यहाँ से आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है दक्षा प्रोजेक्ट से रिलेटेड। दक्षा प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे। यहाँ बताना है कि नॉट करेक्ट कौन कौन से नहीं है, कितने स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट नहीं है। तो एक फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे, इट इज एम्बिशियस प्रपोजल टू बिल्ड फोर हाई एनर्जी स्पेस टेलीस्कोप टू स्टडी एक्सप्लोसिव एस्ट्रोफिजिकल सोर्सेस को अध्ययन करने के लिए है। विस्फोटक भौतिक स्रोतों का अध्ययन करने के लिए चार उच्च ऊर्जा अंतरिक्ष दूरबीन बनाने का महत्वाकांक्षी प्रस्ताव है। इस दक्षा प्रोजेक्ट के बारे में सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे कि आईआईटी कानपुर इज लीडिंग इन द क्लोज कोलैबोरेशन विद द फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी पीआरएल और टीआईएफआर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन है इनका। थर्ड है यहाँ पे कि इट्स ऑब्जेक्टिव टू डिटेक्ट, लोकलाइज एंड कैरेक्टराइज हाई एनर्जी काउंटर पार्ट्स टू ग्रेविटेशनल वेव सोर्सेस। इसका जो बेसिक उद्देश्य है वो गुरुत्वाकर्षण तरंगों के उच्च ऊर्जा समकक्षों का पता लगाना, स्थानीयकरण करना और लक्ष्य वर्णन करना। तो तीन स्टेटमेंट से पूछ रहा है यहाँ पे, किसमें से पूछा है कि नॉट करेक्ट कितने हैं। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट करेक्ट है या गलत है? ये क्या है, फर्स्ट रॉन्ग है। तो रॉन्ग है। फर्स्ट का गलत होने का रीजन ये है कि ये एम्पेसिस प्रपोजल तो है टू बिल्ड यहाँ फोर हाई एनर्जी स्पेस टेलीस्कोप की बात कर रहा है, तो फोर के नहीं यहाँ पे टू होगा। टू हाई एनर्जी स्पेस टेलीस्कोप की का बिल्ड करने की बात हो रही है। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये जो कोलेबोरेशन होगा आईआईटी कानपुर नहीं है यहाँ पे, आईआईटी बॉम्बे का, आईआईटी बॉम्बे।
ठीक है। तो आईआईटी बॉम्बे ने का जो है क्लोज कोलेब्रेशन है पीआरएल के साथ, एएफआई के साथ, आरआरआई के साथ। थर्ड स्टेटमेंट है आपका यहाँ पे, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर है, तो ये करेक्ट है आपका। तो गलत कितने हो गए स्टेटमेंट? फर्स्ट और सेकंड दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत हो गए, ओनली टू आर करेक्ट आंसर। ठीक है। बाकी डिटेल आप यहाँ पे दक्षा प्रोजेक्ट के बारे में देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हो कि यदि बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप जो इसका पीडीएफ है वहाँ पीडीएफ को आप डाउनलोड करके कंप्लीटली 400 क्वेश्चन को क्विक रिवीजन कर सकते हो और मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पीडीएफ का लिंक नीचे दिया हुआ है, तो आप वहां से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन लाइन के बारे में। हाइड्रोजन लाइन, जिसको क्या कहते हैं 21 सेंटीमीटर लाइन भी कहा जाता है। ठीक है। इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स आपके, दिस फेनोमेनल अकर्स व्हेन अ प्रोटॉन इन अ हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम अ हायर एनर्जी टू अ लोअर वन। यह घटना तब घटित होती है जब हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर छलांग लगाता है। सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, दिस जंप रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, स्पेशली विद द वेवलेंथ ऑफ 21 सेंटीमीटर का वेवलेंथ का जो अपना है लाइट को रिलीज करता है, एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट के रूप में। ठीक है। तो यहाँ बताना है कि करेक्ट कौन सा है दोनों स्टेटमेंट में से। तो फर्स्ट वन क्या है, सेकंड करेक्ट है गलत है? तो फर्स्ट आप सेकंड आपका सही है, फर्स्ट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं कि एक घटना जो होती है बेसिकली हाइड्रोजन में जो हाई हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में जंप करने की बात हो रही है, वो प्रोटॉन जंप नहीं करता है यहाँ पर। कौन जंप करता है? तो इलेक्ट्रॉन जंप करता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी हो जाएगा, 2 मार्क्स। बाकी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपका है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट से रिलेटेड। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ भी पूछा है कि करेक्ट कितने हैं तीन स्टेटमेंट्स में से। तो इट इज इनिशिएटेड इन 2022 बाय डीबीटी विद द कोलैबोरेशन ऑफ 20 इंस्टीट्यूट्स जो है टू मैप इंडिया जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो इसे 2022 में डीबीटी द्वारा 20 संस्थानों के सहयोग से भारत की आनुवंशिक विविधता का मानचित्रण करने के लिए शुरू किया गया है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर मुंबई इज द फर्स्ट नेशनल लाइफ साइंस डेटा रिपोजिटरी सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसको सपोर्ट किया गया है, और किसको सपोर्ट किया था? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर जो मुंबई में देते हैं, फर्स्ट इंडिया का नेशनल लाइफ साइंस डेटा रिपोजिटरी। थर्ड स्टेटमेंट है कि द होल जीनोम सीक्वेंसिंग और डेटा फॉर 10,000 इंडिविजुअल्स हैव बीन आर्काइव्ड एट एन इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर पे। 10,000 जो पीपल है उनके जीनोम सीक्वेंसिंग को आर्काइव किया गया है, डेटा को रखा गया है। तो यहाँ पर बताना है कि सही कितने स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, सही बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स सही हैं। बताइए। फर्स्ट फर्स्ट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो इनिशिएट किया गया था 2022 में नहीं होकर के इसको 2020 में इनिशिएट किया गया, 2020 में किया गया। क्लियर है? सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग? इंडियन बायोलॉजिकल जो डेटा सेंटर है बेसिकली वो कहाँ पर? आपका मुंबई में नहीं है। मुंबई में नहीं था तो कहाँ पे? तो फरीदाबाद में। फरीदाबाद, फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद। इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है। पूछा कितना है कि कितने स्टेटमेंट से तीनों में से सही, तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो थर्ड वाला वो सही है, तो ओनली वन आंसर हो जाएगा। ठीक है। बाकी डिटेल्स आप यहाँ से कंप्लीटली देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए से रिलेटेड है। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए से रिलेटेड है। ठीक है। इसी डीएनए यहाँ पे पूछा है जो तीन स्टेटमेंट्स दिए हैं यहाँ पे पूछा है कि तीनों में से नॉट करेक्ट कौन कौन सा है, सही कौन कौन सा नहीं है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि इसी का जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जो डीएनए है
are a small circular DNA fragmented that float freely in the centrosome separate from a chromosome. ये बेसिकली कहाँ पे होता है? और जो फ्रीली फ्लोट करता है सेंट्रोजोम में और सेपरेट होता है क्रोमोसोम से। सेकेंड स्टेटमेंट है इट फॉर्म ड्यू टू अ डीएनए रिपेयरिंग ड्यूरिंग ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो डीएनए रिप्लिकेशन के दौरान जो डीएनए रिपेयर होता है उसके कारण फॉर्म होता है, बनता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए often contains multiple oncogenes promoting tumor growth and drug resistance। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि करेक्ट कौन कौन सा है। तो फर्स्ट आपका करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपका जो फ्रीली फ्लोट करने की बात हो रही है यहाँ पे सेंट्रोजोम में नहीं होता है, फिर कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस, ठीक है, फर्स्ट रॉन्ग है। सेकंड क्या है? सेकंड भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन होता है डीएनए रिपेयर के दौरान नहीं होता है, बेसिकली डीएनए डैमेज के दौरान होता है। यहाँ पे हो जाएगा डीएनए डैमेज। ठीक है, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट सही नहीं है। सही तो कौन सा? थर्ड हो गया, लेकिन पूछा कौन कौन सा है कि नॉट करेक्ट है, तो फर्स्ट और सेकंड आपका सही नहीं है, नॉट करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये होगी। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के बारे में आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिलेक्टिव साइलेंसिंग से रिलेटेड है। सिलेक्टिव साइलेंसिंग से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, पूछता है कि करेक्ट तो कौन सा है। तो फर्स्ट है कि एवरी सेल्स इन द बॉडी कंटेन्स टू कॉपीज ऑफ ईच जीन। हमारे शरीर में जो एवरी सेल होते हैं, ईच जीन का दो कॉपी होता है, वन इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट and however certain cells can exhibit a bias selectively inactivates one parent's copy of a gene, that is a selective silencing। ठीक है, selective silencing could be the reason why some individuals carry genes linked to a disease remains symptom free। तो यहाँ पर सिलेक्टिव साइलेंसिंग से रिलेटेड पूछा है बेसिकली, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है। फर्स्ट रॉन्ग क्यों है यहाँ पे कि एवरी सेल्स इन द बॉडी जो है टू कॉपीज ऑफ इज जीन्स करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट ए है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट स्पर्म एंड एग सेल्स, स्पर्म एंड एग सेल्स को छोड़ करके। ठीक है, इस जीन का दो कॉपी होता है। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूछा करेक्ट है, करेक्ट आपका टू ओनली आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो, सिलेक्टिव साइलेंसिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिस रेगुलेटरी एलिमेंट से रिलेटेड है। सिस रेगुलेटरी एलिमेंट CRES। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा, सॉरी करेक्ट पूछा है। यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स हैं जो सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है रिसर्चर्स हैव यूज्ड AI to design new RNA switch also called cis regulatory element that can precisely control expression of a gene in different cell type। तो शोधकर्ताओं ने एक नए RNA switch जो है उसको को डिजाइन करने के लिए AI का उपयोग किया, जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में जीन के अभिव्यक्ति को सटीक रूप से नियंत्रित करता है। Cells themselves are part of the gene but are separated regularly in a sequence। सेल स्वयं का जीन कैसा, लेकिन अलग विनियामक डीएनए अनुक्रम है। Although every cell in organism contains the same genes, not all genes are needed in every cell at all times। This gene expression is regulated by CRES। ठीक है, तो तीन स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि सही कौन सा है। तो फर्स्ट आपका सही है, गलत है? तो फर्स्ट आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे जो AI टूल का डिजाइन का यूज किया जाएगा बेसिकली डिजाइन ऑफ न्यू RNA स्विच की जगह पे यहाँ पे न्यू डीएनए स्विच। ठीक है, तो यहाँ पे डीएनए होगा, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि जो CRE देमसेल्व्स से पार्ट ऑफ जीन है यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ स्टेटमेंट में, लेकिन जीन का पार्ट नहीं होता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉट पार्ट ऑफ जीन। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है। पूछा क्या है कि कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है, तो सिर्फ थर्ड सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन इज करेक्ट।
ठीक है, बाकी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर बायोफिल्म से रिलेटेड। बायोफिल्म से रिलेटेड है यहाँ पर। पूछा है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके सही नहीं है बायोफिल्म से रिलेटेड। फर्स्ट है यहाँ पे स्टेटमेंट, आईआईटी मद्रास हैज डिवाइस्ड अ वे टू ब्रेक डाउन बायोफिल्म बैरियर टू एड एंट्री ऑफ ड्रग्स। आईआईटी मद्रास ने दवाओं को प्रयोग में सहायता के लिए बायोफिल्म दवाओं तोड़ने की तरीका तैयार किया है। Second statement, most of the disease-causing bacteria secrete matrix like layer around themselves called biofilm। तो अधिकांश रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया अपने चारों तरफ मैट्रिक्स जैसे परतें स्रावित करते हैं जिन्हें बायोफिल्म कहा जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है कि these biofilms act as a thin barrier limiting the entry of drugs and helping the bacteria become resistant to antibiotics। ये बायोफिल्म दवाओं के प्रवेश को सीमित करने वाली पतली बाधाओं पर उपचार करते हैं और बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोध बनाने में मदद करते हैं। तो ये आपका तीन स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है। तो फर्स्ट क्या है कि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर जो आईआईटी मद्रास की जगह पे यहाँ पे आईआईएससी होगा। ठीक है, आईआईएससी होगा। सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है। थर्ड आपका रॉन्ग है, क्योंकि बायोफिल्म एक्ट एज थिन बैरियर नहीं होगा, यहाँ पे थिक बैरियर होता है। थिक बैरियर व्हाट आप पूछा कितना है कि कितने स्टेटमेंट सही है, तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट आपके फर्स्ट आंसर और थर्ड हो रहा है, तो दो आपका नॉट करेक्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू हो जाएगा। ठीक है, बायोफिल्म के बारे में यहाँ पे डिटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कार्ड सेल थेरेपी से। कार्ड सेल थेरेपी, यहाँ भी बताना है कि नॉट सॉरी करेक्ट कितने हैं स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO हैज अप्रूव्ड फर्स्ट लिविंग ड्रग क्वाटेम। ठीक है, और टेमी बेसिकली काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी फॉर ट्रीटिंग ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए। तो केंद्रीय मानक औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए पहले लिविंग ड्रग्स क्वाटेमी एक काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी को मंजूरी दी है। नेक्स्ट कार 19 इज सेकेंड कार सेल थेरेपी, इसका दूसरा है सेकेंड है क्वाटेमी इज इंडिया फर्स्ट इन फर्स्ट globally benchmarked CAR T cell therapy treatment, especially designed for the adult B cells non-Hodgkin Hodgkin lymphoma के लिए इसको डिजाइन किया गया। तो बताने यहाँ पे गलत क्या है, तो गलत देखते हैं। तो गलत यहाँ पे फर्स्ट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि सिडियोसन जो क्वाटेमी है बेसिकली फर्स्ट नहीं है, सेकेंड लिविंग ड्रग्स है। सेकेंड लिविंग ड्रग्स है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि नेक्स्ट कार जो 19 है सेकेंड नहीं है, यहाँ पे क्या है फर्स्ट कार से थेरेपी। फर्स्ट कार से थेरेपी, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है, करेक्ट पूछा है, ओनली वन करेक्ट है, ओनली मतलब थर्ड को। ठीक है, बाकी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्वार्टर से ज्यादा चांसेस है यहाँ से पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्किया से रिलेटेड। ठीक है, आर्किया से रिलेटेड है, यहाँ पर बताना है कि स्टडी ऑफ आर्किया हैव गिवन साइंटिस्ट क्लोज टू सर्वाइवल स्ट्रेटेजी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय अडॉप्टिंग टू हार्श कंडीशन विद द हेल्प ऑफ नॉन सॉरी टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन सिस्टम। आर्किया ऑर्गेनाइज जो ऑर्गेनिक कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल विद न्यूक्लियस। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट इसका सही है, सेकंड गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो ए आरके क्या सिंगल सेल तो होता है, लेकिन इसमें विदाउट न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, विदाउट न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, विदाउट न्यूक्लियस। ठीक है, इसके सेकंड गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, ये वन। डिटेल यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है आपको माइक्रो आरएनए से IMI RNA के तौर पर नॉट करेक्ट पूछा है यहाँ पर। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पर, स्मॉल नॉन कोडिंग RNA दैट हेल्प्स सेल रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए है। कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन बाय बाइंडिंग विद मैसेंजर RNA प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम being translated into proteins or biodegrading or destroying mRNA together
Protein in the nucleus regulates RNA transcription and splicing, while microRNA control the translation and degradation of mRNA in the cytoplasm. नॉट करेक्ट पूछा है तो नॉट करेक्ट इसमें कोई भी नहीं, आंसर आपका डी हो जाएगा, नट मतलब ऑल थ्री करेक्ट है। डिटेल ले रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से रिलेटेड, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से रिलेटेड है, नॉट करेक्ट पूछा है यहाँ पे। तो नॉट करेक्ट फर्स्ट देखते हैं, दे आर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और ग्रुप एंजाइम दैट प्ले अ यूनिक रोल इन द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो एक क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है जो ग्रुप ऑफ एंजाइम होता है जिनका रोल काफी मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फ्लो करने में यूनिक रोल होता है। सेकेंड है यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज द सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम आरएनए सॉरी फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट्स। तो रिवर्स जो ट्रांसक्रिप्शन है वो आरएनए का सिंथेसिस होता है इससे डीएनए टेम्पलेट्स। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट पूछा है तो नॉट करेक्ट पूछा है। फर्स्ट करेक्ट है या नॉट करेक्ट है? फर्स्ट नॉट करेक्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डीएनए और आरएनए आप देख रहे हो तो क्या होता है यहाँ पे डीएनए की जगह पे आरएनए हो जाएगा। आई बेसिकली क्या होता है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि ये बेसिकली होता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए होता है फ्रॉम इससे आरएनए टेम्पलेट से, आरएनए टेम्पलेट। फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछा है तो नॉट करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे नॉट करेक्ट, आंसर सी हो गया। नेक्स्ट बाकी डिटेल आपका ये रहा, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। पीडीएफ का लिंक नीचे दिया हुआ, वहां से आप ले सकते हो और 400 क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिवीज कर सकते हो, रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखते हो यहाँ पे बेसिकली हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम और एडिटिंग से रिलेटेड है, यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है। कितने नॉट करेक्ट है यहाँ पे, तो नॉट करेक्ट वाले में फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें कि अमेरिका बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ, अमेरिका फर्स्ट कंट्री है जिसने अलाउ किया है हेरिटेबल ह्यूमन और जीनोम एडिटिंग को। अनलाइक सोमेटिक सेल एडिटिंग विच अफेक्ट्स ओनली इंडिविजुअल्स, एचएचजी इंट्रोड्यूस चेंजेस इन जर्मलाइन सेल में, बेसिकली जर्मलाइन सेल्स होता है उसमें जैसे कि स्पर्म एग्स एंड एम्ब्रॉयज उसमें चेंज करता है, इनेबलिंग दिस अल्टरेशन टू बी इनहेरिटेड बाय योर ऑफस्प्रिंग, तो जिससे परिवर्तन संतानों को विरासत में मिल सके। जर्म लाइन जीनोम एडिटिंग जो बेसिक है वुड बी हेरिटेबल एंड देयर इफेक्ट्स कैन बी मल्टी जनरेशनल, तो हेरिटेबल होता है इसका इफेक्ट मल्टी जनरेशनल होता है। तो नॉट करेक्ट पूछा है तो फर्स्ट सेकंड आपका सही है इससे रिलेटेड, हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग से थर्ड वाला भी सही है, लेकिन फर्स्ट रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमेरिका नहीं है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका फर्स्ट कंट्री है तो अलाउ किया है उसने हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो नॉट करेक्ट पूछा है तो नॉट करेक्ट से टेक की है ओनली वन। बाकी डिटेल आप देखते हो सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ब्रिज रिकम्बिनेज मैकेनिज्म से रिलेटेड है, ब्रिज रिकम्बिनेज मैकेनिज्म से रिलेटेड है। Extra RNA at the end of a jumping genes get joined together and convert the DNA double helix structure into a single stranded RNA molecule. तो जंपिंग जीन के सिरों पर अतिरिक्त आरएनए का एक साथ जुड़ जाते हैं और डीएनए डबल हेलिक्स संरचना को एक तत्व से आरएनए जो अणु में परिवर्तित कर देते हैं। जंपिंग जीन्स आर डीएनए सीक्वेंस सॉरी आर जंपिंग जीन्स आर आरएनए सीक्वेंस दैट मूव फ्रॉम वन लोकेशन ऑन द जीनोम टू द अनदर। तो जंपिंग जो जीन होता है आरएनए सीक्वेंस होता है जो एक जगह जीनोम से दूसरी जगह पे मूव करता है। तो पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है, कर फर्स्ट देखते हैं तो फर्स्ट क्या है तो आपका रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा आरएनए नहीं है, एक्स्ट्रा डीएनए होगा, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट में भी यहाँ पे जो आप आरएनए देख रहे हो तो आरएनए सीक्वेंस होकर के डीएनए सीक्वेंस हो। करेक्ट पूछा है, करेक्ट दोनों नहीं में से कोई भी करेक्ट नहीं तो आंसर आपका डी हो जाएगा। डिटेल ले रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रिकम्बिनेंट प्रोटीन से रिलेटेड है, आरपी।
रिकम्बिनेंट प्रोटीन से रिलेटेड है। सही बताना है कितने स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। तो रिसर्चर एट द आईसीएमआर हैव डेवलप्ड अ न्यू प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स। तो आईसीएमआर के साइंटिस्ट ने पुनः संयोजक प्रोटीन के उत्पादन के लिए एक नई प्रक्रिया को विकसित किया है। रिकम्बिनेंट प्रोटीन आर प्रोटीन दैट आर आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक का प्रयोग करके आर्टिफिशियली जो रिकम्बिनेंट प्रोटीन है उनका प्रोडक्शन होता है। ठीक है। दिस आर मॉडिफाइड और मैनिपुलेटेड प्रोटीन इनकोडेड बाय रिकम्बिनेंट आरएनए। तो ये क्या होता है कि रिकम्बिनेंट जो आरएनए होता है उसके द्वारा इसको मॉडिफाई और मैनिपुलेट किया जाता है। तो करेक्ट में देखते हैं तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे आईसीएमआर नहीं होकर के आंसर होगा आईआईएससी। ठीक है, आईआईएससी के द्वारा डेवलप किया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा। और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। थर्ड रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे रिकम्बिनेंट जो आप आरएनए देख रहे हो यहाँ पे है, उसकी जगह पर रिकम्बिनेंट डीएनए के द्वारा इनकोडेड होता है। सही पूछा है, सही से टेक है सेकंड वाला, तो आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एंजाइम टीडीपी वन से रिलेटेड है। एंजाइम टीडीपी वन से रिलेटेड पूछ रहा है यहाँ पे, तो नोट करेक्ट कौन कौन सा है। तो diabetic cells use the enzyme TDP1, that's a tyrosine DNA phosphodiesterase 1 to repair DNA damage caused by the chemotherapy drugs like camptothecin leading to treatment of resistance। तो मधुमेह कोशिकाएं कैप्टोथेसिन जैसी कीमोथेरेपी दवाओं के कारण होने वाली डीएनए क्षति की मरम्मत के लिए एंजाइम टीडीपी1 का उपयोग करती है, जिससे उपचार प्रतिरोध होता है। Second, TDP1 is an important enzyme in human body that play a crucial role in DNA repair by removing damaged RNA base को रिमूव करके इनका किया जाता है। तो स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही पूछा नहीं पूछा, कौन से सही नहीं है यहाँ पे। तो नॉट करेक्ट वाले में फर्स्ट नॉट करेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायबिटिक सेल्स के लिए यूज नहीं किया जाता है, इनको कैंसर सेल के लिए किया जाता है। कैंसर सेल, ठीक है, कैंसर सेल में इसका यूज किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट सही है गलत है? क्यों गलत है ये? क्योंकि यहाँ पे तो जो रिमूव होते हैं डीएनए बेस को रिमूव, डैमेज आरएनए बेस को नहीं, यहाँ पे डीएनए बेस को रिमूव किया जाता है। ठीक है, नॉट करेक्ट में बहुत बार नॉट करेक्ट, आंसर आपका क्या हो जाएगा। बाकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको सही बताना है। फर्स्ट है कि ICAR recently developed a miniature plant genome editing tool ISR ISDRA 2TNPV को इसको ICAR के द्वारा डेवलप किया गया है। ये बेसिकली मिनिएचर प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल है। सेकेंड है यहाँ पे कि एक्सोजोम बेस्ड जीन एडिटिंग प्लेटफॉर्म सिर्फ एक्सो टैस हैज बीन डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। Third, exosomes are membrane enclosed vesicle actively released into the extracellular spaces को यूजते हैं। सही पूछा है यहाँ पे, तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है। आंसर क्या होगा? आंसर आपका डी होगा। बाकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेन ऑन चिप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, ऑर्गेन ऑन चिप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड OOC टेक्नोलॉजी। नॉट करेक्ट बताना है आपको, कितने स्टेटमेंट्स है यहाँ पे, तीन में से सही नहीं है। फर्स्ट यहाँ पे ऑर्गेन ऑन चिप टेक्नोलॉजी कोड बूस्ट बायो E3 बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कॉल टू पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के लिए। इट रेफर्स टू द माइक्रो स्केल सिस्टम यूज्ड फॉर मिमिकिंग एंड ह्यूमन बॉडी एनवायरमेंट। और थर्ड है वन ऑफ द ह्यूमन रिलेवेंट 3D कल्चर मॉडल आल्सो नोन एज न्यू अप्रोच मॉडल। ठीक है, नॉट करेक्ट बताना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बाकी डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फेमिरोइड से रिलेटेड है। ठीक है, फेमिरोइड से रिलेटेड है। तीन स्टेटमेंट सॉरी दो स्टेटमेंट होते हैं, सही बताना है कि कहीं सही कौन कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली क्लोन किया है
4D ब्रेन मॉडल को, जिसको कैमेरॉइड्स कहा जाता है, दे आर ग्रोन यूजिंग स्टेम सेल्स फ्रॉम सिंगल इंडिविजुअल स्टेम सेल्स को ग्रो करा करके को बनाया। तो बेसिकली क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये 4D ब्रेन मॉडल नहीं होकर के 3D ब्रेन मॉडल बनाया गया है। और जो यहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल्स के सेल स्टेम सेल्स को यूज नहीं किया गया, मल्टीपल इंडिविजुअल्स के यहाँ से सिंगल सेल जो स्टेम सेल्स है वहां पे इसको लेकर के बनाया गया। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट पे आपका रॉन्ग हो जा रहा है, नॉट करेक्ट पूछा है तो नॉट करेक्ट में दोनों आंसर सी हो जाए। डिटेल ले रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है माइटोजीनोम से रिलेटेड है। माइटोजीनोम से रिलेटेड है, सही बताना है यहाँ पे। तो एक माइटोजीनोम क्या होता है? स्मॉल सर्कुलर क्रोमोसोम फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस में पाया जाता है। इट इज बिल्ड ऑन अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सिमिलर टू द न्यूक्लियर जीनोम एंड इंटायरली मैटरनल। तो भी यह परमाणु जीनोम के समान एकल से जो डीएनए से निर्मित और पूरी तरह से मातृभूत होता है। जो न्यूक्लियर और जीनोम आर इनहेरिटेड इक्वली फ्रॉम बोथ पेरेंट्स से लिया जाता है। तो माइटोजीनोम से रिलेटेड फर्स्ट स्टेटमेंट सही है गलत है? तो फर्स्ट गलत है, क्योंकि ये पाया जाता है बेसिकली स्मॉल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, जो बेसिकली कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया नहीं जाता है, पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इट बिल्ड जो आप देख रहे हो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं बनाता है, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड। डबल, ठीक है। थर्ड आपका सही है। सही पूछा है तो सिर्फ थर्ड वाला सही, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन हो जाएगा। डिटेल ले रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है यूनिफाइड जीनोम चिप से रिलेटेड है। यूनिफाइड जीनोम चिप से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे, इट इज अ डबल न्यूक्लियोइड पॉलीमॉर्फिज्म चिप। ये क्या होता है? डबल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म चिप होता है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू डिजाइन फॉर जीनोम प्रोफाइलिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंडियन कैटल ब्रीड को इवैल्यूएट करने के लिए। तो फर्स्ट यहाँ पे सेकंड बेसिकली सही है, फर्स्ट गलत है, क्योंकि ये सिंगल होता है, डबल नहीं होता है। ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होता है। आंसर क्या हो? आंसर ट्रू हो गया। डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायबिटिक मेलाइटिस से रिलेटेड। डायबिटिक मेलाइटिस से बेसिकली डायबिटिस मेलाइटिस से रिलेटेड है। तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए, बताना है सही कौन सा नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इंट्रोड्यूस किया है कि पीपीपी प्लस पीपीपी मॉडल टू चेक द डायबिटीज इन इंडिया में। सेकेंड है पीपीपी प्लस पीपीपी क्या है? टू टायर्ड कोलेबोरेशन है वेयर इंडिया पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यूनाइट इंटरनली टू स्ट्रेंथन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एंड व्हाइल साइमल्टेनियसली एंगेज विद इंटरनेशनल काउंटर पार्ट्स, ठीक है। रिसेंटली आईसीएमआर हैज सेट अप द कंट्री फर्स्ट डेटा डायबिटीज बैंक ना दिल्ली में, तो इसको सेट किया गया। तो सही बताना है। इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना, तो नॉट करेक्ट है फर्स्ट। सेकंड करेक्ट है। फर्स्ट नॉट करेक्ट है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नहीं होकर के होगा, यहाँ पे क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जगह पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो कंट्री का फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक बनाया गया वो दिल्ली में नहीं बनाया गया, चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई। सेक्टर। तो नॉट करेक्ट पूछा, तो नॉट करेक्ट फर्स्ट और थर्ड दो स्टेटमेंट्स हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी है। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका IL-35 प्रोटीन से रिलेटेड है। IL-35 प्रोटीन से रिलेटेड है। यहाँ पे बताना है कि नॉट करेक्ट है कौन कौन सा नहीं है। The researchers have discovered a specific protein IL-35 that protects against type 1 and autoimmune diabetes से हमारे क्या प्रोटेक्ट करता है? It protects the immune system by lowering particular immune cells that produce inflammatory chemicals. नॉट करेक्ट पूछा है, लेकिन यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हो रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, ठीक है।
बाकी ऑल आपको आईएल प्रोटीन के बारे में यहाँ से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, सही बताना है यहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था यूविन पोर्टल को। यूविन पोर्टल के कैप्चर्स ईच एंड एवरी वैक्सीनेशन इवेंट्स ऑफ ऑल प्रेग्नेंट वुमेन और चाइल्ड को अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर में कवर करता है। यूएन पोर्टल इंश्योर्स टाइमली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लाइफ सेविंग वैक्सीन टू प्रेग्नेंट वीमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, अगेंस्ट 15 प्रिवेंटेबल डिजीज अगेंस्ट इसको प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर बताना है कि करेक्ट कौन कौन सा है। तो फर्स्ट आपका सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 15 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के अगेंस्ट नहीं करता है। इसका आंसर क्या होगा? 12। 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के अगेंस्ट वीमेंस एंड चाइल्ड को प्रोटेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इवेंट पोर्टल पे इंश्योर किया जाता है। सो सही कौन कौन सा है? तो फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड रॉन्ग है। बाकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो यदि लगता है कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल हैं और ऐसे ही ऑल जितने भी 400 क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे बनाए गए हैं जो यूपीएससी में रिसेंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डेली पैटर्न पे क्वेश्चन को बनाया गया है। तो यदि आपको पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ से क्या होता है कि क्विक रिवीजन, आपका बहुत समय बचा नहीं है आपके पास, तो एक क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 400 क्वेश्चन एटलीस्ट आप एक बार करके एग्जाम में जाइए, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो यदि को क्वेश्चंस पसंद आया हो और वीडियो पसंद आया तो रिक्वेस्ट है कि जैसे सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।